हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। ब्लू पेंसिल के एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन ज्योग्राफी सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज का जो अपना टॉपिक है वो है अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला अपने राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश का ही एक भाग है। अरावली पर्वतमाला को पढ़ने से पहले अपन कुछ बेसिक नॉलेज पर्वत के बारे में ले लेते हैं। तो देखो, अगर मैं बात करता हूँ पर्वत की, तो पर्वत क्या होते हैं? किसी भी क्षेत्र के जो ऊपर उठे हुए भाग होते हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं? पर्वत कहते हैं। अब ये पर्वत का निर्माण कैसे होता है, कितने प्रकार के होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, पर्वत का निर्माण हमेशा जो प्लेटों की गतियां होती है उन्हीं के कारण क्या होता है? पर्वत का निर्माण होता है। जैसे सपोज करो, ये एक प्लेट है, ये क्या है? दूसरी प्लेट है। अब ये दोनों प्लेटें अगर एक दूसरे के पास जा रही है तो जब ये टकराएगी इन सतह से तो ये वाली सतह क्या हो जाएगी? ऐसे ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ हो जाएगी। तो इससे भी क्या होंगी? एक पर्वत का निर्माण होगा। जैसे ये वाले पर्वत को नॉर्मली अपन क्या बोलते हैं? वलित पर्वत बोलते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि ये समझ लो पूरा एक भूभाग है। अब इसमें क्या होता है, कुछ एक्टिविटी होती है और ये वाला भाग पूरा क्या हो जाता है? नीचे धंस जाता है। तो ये अपन को संरचना कुछ इस प्रकार से क्या होती है? दिखाई देती है। तो ऐसे जो पर्वत होते हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं? खंड पर्वत बोलते हैं। जो अपने ये सतपुड़ा और विंध्याचल है वो बेसिकली क्या है? खंड पर्वत ही है। कई बार क्या होता है, कुछ पर्वत ऐसे होते हैं जिनसे क्या होता है, बहुत सारा लावा निकलता रहता है, तो उन्हें अपन क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी पर्वत बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि जो भी पर्वत हैं वो अलग अलग प्रकार की गतिविधियों के कारण बनते हैं और इसी प्रकार से ही अपनी अरावली बनी है। तो अगर मैं बात करता हूँ अपनी अरावली पर्वतमाला की, तो अपनी अरावली पर्वतमाला क्या है? एक प्रकार की वलित पर्वतमाला है। तो कई बार आपने ये भी लिखा हुआ अपन को ये भी मिलता है कि ये अवशिष्ट भी है। तो ये अवशिष्ट क्या है वो बताता हूँ। देखो, कोई भी पर्वत हो, चाहे वलित पर्वत हो, चाहे खंड पर्वत हो, या फिर चाहे कोई ज्वालामुखी पर्वत हो, जब भी ये करोड़ों साल तक किसी जगह के ऊपर रहते हैं तो इनके ऊपर से बहुत सारी हवा भी गुजरती है, इनके ऊपर बहुत सारा पानी भी बहता है। तो हवा, ये पानी, ये क्या करते हैं? इन पर्वतों को काट देते हैं और इनका क्या बचता है? केवल अवशेष ही बचता है। तो ऐसे जो कटे फटे पर्वत है उन्हें अपन क्या बोलते हैं? अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। तो अपनी अरावली पर्वतमाला, पहली तो बात, वलित पर्वतमाला है और सबसे प्राचीन होने के कारण करोड़ों सालों तक यहाँ पे खड़े रहने के कारण ये पूरी क्या हो चुकी है? कट चुकी है, फट चुकी है। इसी कारण ये अवशिष्ट पर्वतमाला भी है। पहली बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात, अगर मैं राजस्थान में इसकी स्थिति की बात करता हूँ तो देखो, अगर मैं इस दिशा को मान लेता हूँ, ये दिशा पूर्व हो जाएगी, या अपन इसको ऐसे कर सकते हैं, ये दिशा कौन सी हो जाएगी? पूर्व हो जाएगी। ये अपने पश्चिम हो जाएगी। ये वाली दिशा उत्तर और ये वाली दिशा क्या हो जाएगी? दक्षिण हो जाएगी। तो अगर मैं इसकी स्थिति या लोकेशन की बात करूंगा तो वो क्या हो जाएगा? तो देखो, ये कुछ इस तरीके से मेरे को दिख रही है जाती हुई। तो इसका मतलब ये दिशा कौन सी है? पश्चिम दक्षिण से उत्तर पूर्व की ओर ये क्या है? फैली हुई है इस तरीके से। तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। और अरावली के इसी दिशा में होने के कारण ये राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करता है। अब ये राजस्थान की जलवायु को कैसे प्रभावित करता है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपको पता है, ये अरब सागर वाला मानसून जब भी आता है तो अरावली इसके क्या होती है? बिल्कुल समानांतर होती है, इसलिए अरावली इसके ऊपर कोई भी बाधा नहीं उत्पन्न करती है। इस वजह से ये साफ इसके पास पास गुजरता है और इस वाले क्षेत्र में बारिश नहीं करता है। इसी प्रकार से जो बंगाल की खाड़ी से मानसून आता है उसको वो यहीं पर रोक लेती है और इस क्षेत्र में वर्षा नहीं होने देती है। मतलब बंगाल की खाड़ी वाला मानसून और अरब सागर वाला मानसून इस क्षेत्र में बारिश नहीं कर पाता है अरावली की स्थिति की वजह से। इसी कारण ये क्षेत्रफल मरुस्थल बना है। अब कई बार आपने सुना होगा अरावली को अपन क्या बोलते हैं? योजना प्रदेश बोलते हैं। तो इसके बारे में भी मैं आपको कुछ बता देता हूँ। पहले मैं इसको थोड़ा रफ कर लेता हूँ। अब देखो, इसका योजना प्रदेश का कारण क्या है वो मैं बता देता हूँ। देखो, अरावली में एक तो क्या है? खनिज बहुत ज्यादा है। दूसरी बात, इसमें क्या होती है? जनजातियां भी अधिक रहती है। और तीसरी, अरावली क्या पर्वतीय प्रदेश है, इस वजह से यहाँ पे वन और वनस्पति भी क्या है? ज्यादा है। इस वजह से यहाँ पे जैव विविधता भी क्या होती है? बहुत
ज्यादा पाई जाती है। चौथा पॉइंट यहाँ पे ये हो जाएगा, जो अपनी अरावली पर्वतमाला होती है ये एक प्रकार की क्या है, जल विभाजक है। अब ये जल विभाजक क्या होता है, जो भी नदियों के जल को बांटती है, जैसे अरावली के इधर वाली नदियां इस दिशा के अंदर बहती है, अरावली के इस तरफ वाली नदियां किस दिशा के अंदर बहती है, इस दिशा के अंदर बहती है। तो इधर वाली नदियां इधर और उधर वाली नदियां इधर है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, जल विभाजक भी बोलते हैं। दूसरी बात, अरावली अपने अरावली के इधर वाला क्षेत्र क्या है, मरुस्थल वाला है, इधर वाला क्या है, नॉन मरुस्थल है, जो मरुस्थल वाला नहीं है। और सरकार चाहे कोई भी योजनाएं बनाए, वो सब इनडायरेक्टली इनमें से एक कारक से क्या होती है, प्रभावित होती ही होती है। इस वजह से अपन अरावली को क्या बोलते हैं, योजना प्रदेश बोलते हैं। अब अरावली के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन और देख लेते हैं। अब मैं बात करता हूँ अगर अरावली के विस्तार और इनके बारे में, तो अपनी जो अरावली है वो राजस्थान के 9% क्षेत्रफल को कवर करती है। और इसके अंदर कितनी प्रतिशत जनसंख्या रहती है, 10% जनसंख्या रहती है। और ये राजस्थान के 13 जिलों के अंदर क्या है, फैली हुई है। 13 जिले कौन कौन से है वो भी मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ इसकी औसत ऊंचाई की, तो इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 930 मीटर है। इसका मतलब अरावली की जितनी भी चोटियां हैं, चाहे कहीं पे भी, उन सब की अगर चोटियों की मैं ऊंचाई को जोड़ लूंगा और उसको औसत निकालूंगा तो वो कितना जाएगा, 930 किलोमीटर। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, करीबन वो कितनी है, अरावली अपने 1000 किलोमीटर के आसपास क्या है, ऊंची है। अब मैं अगर इसके निर्माण काल की बात करता हूँ, तो अरावली का जो निर्माण है वो किस काल में हुआ है, प्री कैम्ब्रियन में। जो मैंने भौगोलिक क्षेत्र के निर्माण का जब वीडियो बनाया था तब मैंने आपको क्लियर कर दिया था। अब मैं अगर इसकी भूगर्भिक संरचना की बात करता हूँ, भूगर्भिक संरचना का मतलब इसके अंदर कौन सी चट्टान है, आग्नेय है तो कौन सी आग्नेय है, कैल्साइट है वो चट्टानें कहाँ पे पाई जाती है। तो इसका जो सर्वप्रथम अध्ययन है वो किसने किया था, एम हेरोन ने किया था। और ये क्वेश्चन कई बार डायरेक्ट एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। अब कौन सी चट्टान है कौन सी चट्टान नहीं है, इसके लिए मैं पर्टिकुलर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर ये सारी चीजें कवर हो जाएगी। और अगर मैं इसके प्रकार की बात करता हूँ, अरावली पर्वतमाला किस प्रकार की है, तो कौन सी पर्वतमाला है, वलित है। और वलित जब करोड़ों साल तक रहती है तो क्या बन जाती है, अवशिष्ट बन जाती है, क्योंकि जल और वायु के द्वारा उसका क्या हो जाता है, अपरदन हो जाता है। अब एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको और बता देता हूँ। जैसे आपको बताया ये राजस्थान का अपना मैप हो गया, और अरावली अपने इस तरह से क्या है, विस्तृत है। अब जब भी अपन पश्चिम दक्षिण से उत्तर पूर्व की ओर जाते हैं तो अपनी अरावली की ऊंचाई क्या होती है, घटती रहती है। इसका मतलब इस वाले क्षेत्र में अरावली की ऊंचाई क्या होगी, ज्यादा होगी, और इस वाले क्षेत्र में अरावली की ऊंचाई क्या होगी, कम होगी। तो अगर मैं सबसे अधिक ऊंची चोटियों की बात करता हूँ तो वो कहाँ पे है, अपने सिरोही के अंदर है। आपने सुना होगा जो गुरु शिखर है वो कहाँ पे है, सिरोही के अंदर है। तो अरावली की सबसे ऊंची चोटियां कहाँ पे है, सिरोही के अंदर है। और सबसे कम ऊंची चोटियां या सबसे छोटी चोटियां कहाँ पे है, जयपुर जिले के अंदर है। तो ये वाला पॉइंट भी अपन को ध्यान रखना है। और अगर मैं बात करता हूँ विस्तार की, विस्तार का मतलब होता है किसी भी जिले के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर पहाड़ है, क्या है। तो अगर मैं विस्तार की बात करता हूँ तो अरावली का जो सर्वाधिक विस्तार है वो कहाँ पे है, अपने उदयपुर जिले के अंदर है। और जो न्यूनतम विस्तार है वो कहाँ पे है, अपने अजमेर जिले के अंदर है। अब अपन देख लेते हैं अरावली की लंबाई और वो कितनी है। देखो, अगर मैं बात करता हूँ अरावली की, तो अपन को कई बार ऐसा लगता है अरावली केवल अपने राजस्थान में। अरावली अपने राजस्थान में नहीं है। अरावली अपने कहाँ से शुरू होती है, गुजरात के पालनपुर से शुरुआत होती है। और ये कहाँ तक जाती है, अपने रायसीना दिल्ली तक जाती है। इसका मतलब ये गुजरात के अंदर भी है, ये राजस्थान के अंदर भी है, और दिल्ली के अंदर भी है, और दिल्ली और राजस्थान के बीच में पड़ता है हरियाणा। तो इसका मतलब अरावली का विस्तार कहाँ पे है, थोड़ा बहुत गुजरात के अंदर है, मुख्य रूप से राजस्थान के अंदर, फिर हरियाणा के अंदर, उसके बाद कहाँ पे है, दिल्ली के अंदर। तो अगर मैं इन चारों क्षेत्र में अरावली की कुल लंबाई की बात करूंगा तो वो कितनी हो जाएगी, 692 किलोमीटर हो जाएगी। और जो 692 किलोमीटर में से 550 किलोमीटर की लंबाई कहाँ पे उपस्थित है, राजस्थान के है, जो करीबन कितनी बनती है, 80% बनती है। और राजस्थान में अरावली की शुरुआत कहाँ से होती है, सिरोही जिले के खेड़ब्रह्म से लेके खेतड़ी झुंझुनू तक ये क्या है, फैली हुई है। अब इसका जो राजस्थान वाला भाग है इसको भी अपन ने कितने भागों में बांट रखा है, 3 भागों के अंदर बांट रखा है। जो उत्तर वाला भाग है उसको अपन ने क्या बोल दिया है, उत्तरी अरावली बोल दिया है। जो दक्षिण वाला भाग है उसको अपन ने क्या बोल दिया है, दक्षिणी वाली अरावली बोल दिया है। और जो इसके बीच वाला भाग है उसको अपन क्या बोलते हैं, मध्य अरावली। अब जो उत्तर अरावली वो 4 जिलों के अंदर है, मध्य अरावली अपने 2 जिलों के अंदर मुख्य रूप से है, और दक्षिणी अरावली है जिसको अपन मुख्य अरावली ही बोल सकते हैं, वो कितने जिलों के अंदर है, 7 जिलों के अंदर है। अभी उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली को अपन सेपरेटली 1 बाय 1 देख लेते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ उत्तरी अरावली, तो ये जो उत्तर वाला क्षेत्र है
यहाँ पे ये फैली हुई, इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, उत्तरी अरावली। तो अगर मैं उत्तरी अरावली के विस्तार की बात करता हूँ तो देखो ये इस वाले क्षेत्र में क्या है, उपस्थित है। अब ये वाला क्षेत्र कौन सा है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये वाला क्या हो जाएगा, झुंझुनू हो जाएगा, ये वाला क्षेत्र क्या हो जाएगा, सिक्कर हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, जयपुर हो जाएगा, और ये वाला अपने क्या हो जाएगा, अलवर हो जाएगा। तो मुख्य रूप से जो ये अरावली है इन 4 जिलों के अंदर ही है, विस्तृत है, और उत्तर में होने के कारण इसको अपन क्या बोलते हैं, उत्तरी अरावली बोलते हैं। अगर मैं उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी की बात करता हूँ तो वो अपने क्या हो जाएगी, रघुनाथगढ़ हो जाएगी। और जो ये अपने रघुनाथगढ़ है वो कहाँ पे है, सीकर जिले के अंदर उपस्थित है। अगर आप इसका मतलब क्या हो गया, उत्तरी अरावली 4 जिलों के अंदर है, और सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, रघुनाथगढ़ है, जिसकी ऊंचाई कितनी, 1055 मीटर है। अब मैं अगर बात करता हूँ मध्य अरावली की, तो मध्य अरावली कहाँ पे हो जाएगी, जो राजस्थान के मध्य वाला भाग है वहां पे क्या हो जाएगी, मध्य अरावली हो जाएगी। और मध्य वाला भाग कौन सा हो जाएगा, अजमेर वाला। और थोड़ा सा पाली वाला क्षेत्र में भी क्या होता है, इसमें कवर होता है। इसका मतलब जो मध्य अरावली है एक तो अपने अजमेर के अंदर विस्तृत है, और दूसरा कहाँ पे है, पाली के अंदर है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसको अपन क्या बोलते हैं, टोडगढ़ बोलते हैं, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 934 मीटर है। अब टोडगढ़ को ही अपन क्या बोलते हैं, गौरम जी बोलते हैं, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, मौर्य जी बोलते हैं। तीनों अलग नहीं है, तीनों एक ही है। और इसके अलावा मध्य अरावली में एक और ऊंची चोटी है जिसको अपन क्या बोलते हैं, नाग पहाड़ बोलते हैं। अब ये जो नाग पहाड़ है वो क्या है, सर्पिलाकार है, जैसे सांप लपेटे हुए रहता है उसी तरीके से होने के कारण इसको अपन क्या बोलते हैं, सर्पिलाकार भी बोलते हैं। और अगर मैं दक्षिण अरावली की बात करता हूँ तो दक्षिण अरावली क्या है, यही मुख्य अरावली है। अब दक्षिणी अरावली कहाँ कहाँ पे विस्तृत है, तो निश्चित ये दक्षिण वाला जो क्षेत्र है वहां पे क्या होगी, विस्तृत होगी। देखो ये सिरोही, सिरोही से कहाँ पे चली जाएगी, राजसमंद, फिर उदयपुर, अपने डूंगरपुर, फिर प्रतापगढ़, चित्तौड़ और भीलवाड़ा। तो ये वाला जो क्षेत्र है इसमें क्या है, जो अरावली विस्तृत है उसको अपन क्या बोल देते हैं, दक्षिणी अरावली बोल देते हैं। अभी दक्षिणी अरावली के भी अपने कितने भाग हैं, 2 भाग मानते हैं। तो जो सिरोही के अंदर वो वाला भाग है उसे अपन क्या बोल देंगे, आबू अरावली बोल देते हैं। और जो उदयपुर वाली अरावली उसे अपन क्या बोलते हैं, मेवाड़ अरावली बोलते हैं। इसको मेवाड़ क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेवाड़ राजवंश का क्या था, अपना शासन था। अब अपन बात करते हैं कि कौन सी चोटी इसकी ऊंची है। तो अगर मैं पूरी दक्षिण अरावली की बात करता हूँ, चाहे आबू हो या मेवाड़ हो, कुछ भी हो, अगर मैं ओवरऑल दक्षिण अरावली की बात करता हूँ तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, गुरु शिखर हो जाएगी, जो अपने कहाँ पे है, अपने वो है सिरोही के अंदर हो जाएगी। तो सबसे दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, अपने गुरु शिखर हो जाएगी। लेकिन मैं अगर आबू अरावली और दक्षिण अरावली को, मेवाड़ अरावली को अलग अलग देखता हूँ तो आबू अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर है। और जो मेवाड़ अरावली जो कहाँ पे है, मुख्य रूप से उदयपुर के अंदर है, तो उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, जरगा हो जाएगी। वैसे ये दोनों एक ही है, लेकिन स्टडी के लिए इनको अपन अलग अलग पढ़ते हैं। और अब हम अरावली की जितनी भी चोटियां हैं उनको एक साथ में देख लेते हैं, चाहे वो चोटी उत्तर अरावली की हो, या फिर मध्य अरावली की हो, या फिर दक्षिण अरावली की हो। इसमें से हमेशा एक सवाल पूछा जाता है, अपन को कई बार 4 चोटियां एक साथ में दे देते हैं, या तो इनका अवरोही क्रम में पूछा जाता है या इनका आरोही क्रम में पूछा जाता है। तो अपन इनको ट्रिक्स के साथ में देख लेते हैं कि इनको कैसे अपन को लर्न करना है, याद रखना है। तो देखो अरावली की जितनी भी चोटियां हैं उनको अपन इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। इसमें क्या होता है, देखो एक बार एक विद्यार्थी होता है और उसके एक गुरुजी होते हैं। वो क्या करता है, अपने गुरुजी से क्या करता है, दिल से आस करता है। तो देखो ये पहला सेगमेंट इस तरीके से अपन को याद हो जाएगा, गुरु से, दिल से जरा आस। अब देखो इसमें गुरु का मतलब क्या हो जाएगा, गुरु शिखर, जो कहाँ पे है, सिरोही के अंदर है। इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, सॉरी ये गलत लिख रखा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1722 मीटर। तो गुरु से क्या हो जाएगा, गुरु शिखर हो जाएगा। से का मतलब क्या हो जाएगा, शेर हो जाएगा। दिल से मतलब क्या हो जाएगा, दिलवाड़ा। जरा का मतलब, जरा से क्या हो जाएगा, जरगा। और आस का मतलब क्या हो जाएगा, अचलगढ़। तो गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, जरगा और अचलगढ़। तो गुरु से, दिल से, जरा, आस का मतलब ये हो जाएगा। फिर या जो दूसरा सेगमेंट है उसमें क्या हो जाएगा, देखो एक ऋषि था जिसका नाम था क्या, कुंभा रघुनाथ। और उसके पास क्या था, एक सज्जन मोर था, बहुत समझदार मोर था। अब सज्जन या समझदार होने के कारण ही वो कितनी बोली बोलता था, रोज 7 बोली बोलता था। और कहाँ पे बोलता था, खो एक जगह है वहां पे ये बोलता था। तो इसमें देखो कुंभा का मतलब क्या हो जाएगा, कुंभलगढ़ हो जाएगा। रघुनाथ का मतलब क्या हो जाएगा, रघुनाथगढ़ हो जाएगा। ऋषि का मतलब क्या हो जाएगा, ऋषिकेश हो जाएगा। और का मतलब क्या हो जाएगा, कमलनाथ। तो कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़, ऋषिकेश,
कमलनाथ। ठीक है, और सज्जन का मतलब क्या हो जाएगा, सज्जनगढ़ हो जाएगा जो उदयपुर के अंदर है। और मोर का मतलब क्या हो जाएगा, मौर्य जी। ये क्या अपने मध्य अरावली का सबसे ऊंचा पीक है। अब खो में का मतलब क्या है, खो एक जगह जयपुर में है, वो हो जाएगा। सा का मतलब क्या हो जाएगा, सायरा हो जाएगा। त का मतलब क्या हो जाएगा, टोडगढ़। बोले का मतलब क्या हो जाएगा, बिलाली। और रोज बोले का मतलब क्या हो जाएगा, रोजा बाकर हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन इन सारी चोटियों को क्या कर सकते हैं, एक तरह से याद रख सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, इसी के साथ अपने वीडियो का क्या होता है, एंड होता है। एंड उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा। कीप सपोर्टिंग अस।